प्रिय छात्रों, आज मैं भारतीय संविधान को लेकर उपस्थित हूँ। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बीएससी में भी पढ़ाई जाती है वैल्यू एडेड कोर्स के तहत, और पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो उसमें मैंने जो अध्ययन के क्रम में पाया है वो जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि when our constitution was constituted, तो our constitution was constituted in 1946 under cabinet mission plan. in which plan, कोई पूछेगा किस योजना के तहत ये संविधान जो था वो बना, तो संविधान बना 1946 में। एक योजना आई थी, उसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, इसी के तहत संविधान का गठन हुआ था। संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने संविधान बनाई। तो हमारा जो संविधान बना उसके लिए एक प्लानिंग दी गई थी, उस प्लान का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब इसे समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने लिखा है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसका उद्देश्य क्या है? ये भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान में जितनी बातें देख रहे हैं आप, उसमें मैक्सिमम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया गया है। उसको आधार मान करके बहुत सारी चीजें उनसे, चूंकि संवैधानिक विकास के क्रम में बहुत सारे एक्ट आए, आपने पढ़ा होगा। पिट्स इंडिया एक्ट, 1783 रेगुलेटिंग एक्ट, कर्नवालिस के बहुत सारे ऐसे एक्ट आए। उसी क्रम में 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया। तो बहुत सारे जो हमारे संवैधानिक बातें हैं, तथ्य हैं, वो सब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के द्वारा अधिगृहित है, उससे लिया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। उसके अलावा सिटीजनशिप जो है, नागरिकता, इसको कहते हैं नागरिकता। इस संविधान के भाग 2 में है। आर्टिकल 5 से 11 यानी धारा 5 से 11 में नागरिकता का जिक्र है। किन किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उस प्रक्रिया का पूरा वर्णन है। और फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद चलिए, आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा राइट्स है, मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में निहित है। वो तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब लीगल राइट की श्रेणी में रखा गया है। अब वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उसके प्रॉपर्टी के कुछ लिमिटेशंस हो गए हैं, इसके कारण उसको अब कानूनी अधिकार माना गया है। अब वह मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो इसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में इसका जिक्र है। कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किस भाग में है, तो पार्ट 3 में है। किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। उसमें आपने देखा बराबर क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता किस धारा के तहत है, उसमें किस आर्टिकल में उसका जिक्र है, अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो उसमें आप देखेंगे आर्टिकल 17 बराबर क्वेश्चन रहता है। फिर इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और अंत में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह सभी अधिकारों का मूल है। क्योंकि अन्य अधिकारों का जब अवहेलना होती है तो आप कोर्ट की शरण लेते हैं। वह अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें बहुत सारे रीट दायर किए जाते हैं। आप सुने होंगे कि रीट दायर की गई। रीट माने याचिका, WRIT। तो याचिका क्या है? जैसे आपने देखा होगा को वारंटो, अधिकार परीक्षा, सो कॉज दिया जाता है। उसमें मैंडामस, परमादेश, सर्सियोररी, उत्प्रेषण, हैबिज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सारे रीट आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के जो लास्ट राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत आपके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो उन याचिकाओं को हम कोर्ट में दायर करते हैं। और उसी क्रम में आपने जो देखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 में है, भाग 4 में संविधान के, और आर्टिकल 36 से 51 इसमें जिक्र है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी राज्य जब भी अपने
नीतियों का निर्धारण करती है तो इन सिद्धांतों का अवलोकन करके करती है। यह जो दिया गया यह कल्याणकारी राज्य के लक्षण के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी वेलफेयर गवर्नमेंट। सरकार कैसी होनी चाहिए? कल्याणकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए जब वो सिद्धांत तैयार करती है अपनी नीतियां, राज्य कोई भी राज्य सरकार, तो इन निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर करती है, जो किसी भी राज्य में रहने वाले डिफरेंट कास्ट, क्रीड्स, रिलीजन्स के जो लोग हैं उनके हित की बात की जाए, अपने एक्ट बनाने के क्रम में ध्यान रखते हैं। इसीलिए इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह कल्याणकारी राज्य का लक्षण इसके तहत दिखता है। और अंतिम है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में बाद में जोड़ा गया, बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई है। इसीलिए आपके आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। कोई पूछेगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आप कह सकते हैं 368 है ना, ये अमेंडमेंट प्रोविजन है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? अमेंडमेंट प्रोविजन। ठीक है, इस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 में दी गई है। तो इसके द्वारा ही उसमें संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए, जोड़े गए। 51A या 51 क, उसमें यह रसिया से लिया गया है। 10 मौलिक कर्तव्य है। आपके भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि जो भी अच्छाइयां थी दूसरे देशों के संविधान में, उनसे वो एडॉप्ट किया गया, लिया गया। जैसे संघीय व्यवस्था है, वो फेडरलिज्म, वो कनाडा से लिया गया है। आपको जुडिशियरी है, न्यायपालिका, ये अमेरिका को, इसमें आप फॉलो करते हैं, अमेरिका से लिए हैं हम लोग। और क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये भी अमेरिका का है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में था इसका जिक्र, वहां से इसने लिया। तो जो भी अच्छी और मौलिक कर्तव्य, ये रसिया से लिया गया है। तो आपने देखा कि मौलिक कर्तव्य जहां रसिया से अधिगृहित लिया गया है, वहां न्यायपालिका और मौलिक अधिकार अमेरिका से है, संघीय व्यवस्था कनाडा से है, और फिर क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इन बातों को आपने समझा होगा। और फिर इसके आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ दी गई। जैसे आपके जो संविधान थे उसमें कहीं भी समाजवाद नहीं था, तो समाजवाद को जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जोड़ा गया इसमें समाजवाद। ठीक है, सोशलिज्म। उसके उसी क्रम में जोड़ा गया इसमें धर्मनिरपेक्षता, यानी सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, है ना, ये शब्द भी जोड़ा गया। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और एकता थी, राष्ट्रीय एकता, लेकिन उसके साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी शब्द जोड़ा गया। यानी अखंडता को भी जोड़ा गया, ये नहीं था। तो ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन जो है, सो ये 42वां संविधान संशोधन है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं इसको, या स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा बहुत सारे तथ्य जोड़े गए हैं और मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं, जो 1976 में हुआ था। तो उस समय इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। तो आपने देखा कि अब इन बातों को अगर आप इसमें अच्छी तरह ध्यान दिए होंगे तो बहुत सारी जानकारियां मेरे द्वारा दी गई, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आत्मसात करेंगे और अपने आगामी परीक्षा में इस ज्ञान के आधार पर उसको सफल बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।